दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने 1285 तक किया हुआ है। आज हम लोग 1286 से आगे बढ़ेंगे। किसी भी समय कार की डैश चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। मैंने आपसे कहा था जो आपके बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है या अगर आपके पास कार है तो उसमें जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो स्पीड को मापता है। और स्पीड भी दो तरह के होते हैं, यानी चाल भी दो तरह के होते हैं, एक औसत और एक तात्कालिक चार्ज, या फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है तात्क्षणिक चार्ज, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये मापता है, औसत नहीं मापता है। जिस समय कार की जो स्पीड होती है, जिस समय जो स्पीड होती है वही स्पीड दिखाया जाता है स्पीडोमीटर के द्वारा। ऐसा नहीं होता है कि पूरा एवरेज दिखाता है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए और एवरेज क्या था, ये नहीं दिखाएगा। जिस समय जो स्पीड होता है वही दिखाता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा, वो भी कौन सा, इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकोडेटा से संबंधित है? प्रोटोकोडेटा, मैंने आपसे कहा था इसमें आपको याद रखना है एम्फियोक्सस, और मैंने आपसे कहा था कि एक हर्डमानिया है, जानवर है ये सब, एम्फियोक्सस, हर्डमानिया और बेलेनोग्लोसस। ये सारे प्रोटोकोडेटा के अंदर आते हैं। जो हमारा कॉर्डेटा फाइलम है, जो कॉर्डेटा फाइलम है, इसके अंदर दो ग्रुप्स हैं। एक तो है आपका ये प्रोटोकोडेटा जो आपसे पूछा गया हुआ है, दूसरा होता है वर्टिब्रेटा, जिसके अंदर हम लोग आते हैं मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, ये सब वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। और ये तीनों एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं जो कि प्रोटोकोडेटा के अंदर आते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर एम्फियोक्सस हो जाएगा। बाकी ये सारे जो है ये मछलियां हैं और मछलियां वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। डैश एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। ये बल है। बल जिसे आप लोग धक्का या खिंचाव बोलते हो, बल लगाकर हम किसी वस्तु को रोक सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। बल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता है। ये भी आप ध्यान में रखो, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति की जो दिशा होती है, उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर हम बोलते हैं कि निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। परिमाण दोनों पे बराबर ही होता है। डी ब्लॉक के तत्व को इस नाम से भी जाना जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व बोल दो, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व को हम लोग बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, अंग्रेजी में इनर ट्रांजिशन मेटल। क्षारीय मृदा धातु समूह 2 के तत्व को बोलते हैं शून्य समूह हम लोग ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं। शून्य समूह, जीरो ग्रुप हम लोग समूह 18 को बोलते हैं, जिसमें ये निष्क्रिय गैस आते हैं, अक्रिय तत्व आते हैं। एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है कहलाता है। समजातीय श्रेणी नहीं होगा, समावयवी, ये सब मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। हमारा आंसर यहाँ पर फर्मेंटेशन हो जाएगा। शराब बनाने में, बियर बनाने में, इन सब में फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि स्टार्च, ठीक है, स्टार्च या फिर शुगर बोल दो आप, इसको तोड़ा जाता है, इसका ब्रेकडाउन करवाया जाता है और बनाया जाता है यहाँ से अल्कोहल या फिर एसिड। स्टार्च या शुगर का ब्रेकडाउन होता है, तोड़ा जाता है और बनाया जाता है अल्कोहल या फिर एसिड। इसके मदद से, ईस्ट और बैक्टीरिया की मदद से, ये ईस्ट बैक्टीरिया एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं जो इसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। और ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में, या फिर बोल दो कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो ये फर्मेंटेशन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये सही है। भार बराबर हमारा होता है m × g। m है द्रव्यमान जो कि कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप पोल पर चले जाओ यानी कि ध्रुव पर चले जाओ, चाहे विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर चले जाओ, चाहे चांद पर चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, नहीं बदलता। g का मान बदल जाता है। g का मान पोल पर ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। अगर g का मान पोल पर ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, जो भार है ये भी पोल पर ज़्यादा होने वाला है, इक्वेटर पे कम होने वाला है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, हमें गलत चूज करना है। वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यह गलत हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है, यह भी सही है। पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी के सेंटर पर g का मान 0 होता है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। पृथ्वी के सरफेस पे g का मान अधिकतम होता है और अधिकतम कहाँ पर? पोल पर होता है। सतह से आप ऊपर जाओ चाहे सतह से नीचे आओ, g का मान घटता है। तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। आंसर हमारे यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखो,
ये जो सवाल है ये लगाकर मैं आपको तीसरी बार करवा रहा हूँ। इस तरह का सवाल तीसरी बार, थर्ड टाइम मैं आपको करवा रहा हूँ। और इस तरह के और भी सवाल पूछे गए हैं, इस 3000 में इस तरह के और भी सवाल पूछे गए हैं। तो मैंने आपको 3 बार करवा दिया। तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि 900 सवाल मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, ये इसी तरह के सवाल है जो मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ और अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इस तरह के सवाल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। निम्न में से किस कृमि के कारण यानी कि वर्म के कारण, किस कृमि के कारण फील्ड पाँव होता है? फील्ड पाँव बोल दो या फिर हाथी पाँव बोल दो या फिर एलिफेंटियासिस बोल दो या फिर फाइलेरियासिस बोल दो, जिसे हम लोग सिंपली फाइलेरिया बोलते हैं। ये होता है फाइलेरिया कृमि के कारण। फाइलेरिया कृमि ये कौन से फाइलम के अंदर आएगा? ये आएगा फाइलम निमेटोडा। निमेटोडा बोल दो या फिर एस्क हेलमिंथस बोल दो, एस्क हेलमिंथस बोल दो। ये देखो एस्कैरिस हो गया, वुचरेरिया हो गया। ये जो फाइलेरिया कृमि है इसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। और ये जो एस्कैरिस है जिसके कारण एस्कैरियासिस होता है, इसी एस्कैरिस को हम लोग राउंड वर्म भी बोलते हैं, राउंड वर्म भी बोलते हैं। तो ये जो एस्कैरिस हो गया, ये जो वुचरेरिया हो गया, ये दोनों ही निमेटोडा फाइलम के जानवर हैं। केंचुआ हो गया यानी कि अर्थवर्म, ये है एनेलिडा, एनेलिड है यानी कि एनेलिडा फाइलम का ये जानवर है केंचुआ। लेकिन एस्कैरिस और वुचरेरिया ये फाइलम एस्क हेलमिंथस के जानवर हैं। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार का होता है? बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है और ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। और यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है प्रकाश ऊर्जा में। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है जो कि विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद ये विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, क्योंकि बल्ब यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में भी बदलती है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो दाब होता है वो अनुपातिक होता है या फिर बोलो समानुपाती होता है डेंसिटी के, यानी कि घनत्व के। दाब बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगा, दाब कम करोगे डेंसिटी कम हो जाएगा। समानुपाती होते हैं जब तापमान नियत हो। ये हमारा आंसर। पहले आवर्त के दोनों एलिमेंट में डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आवर्त एक में बस 2 ही तत्व हैं। एस ब्लॉक में है हाइड्रोजन और पी ब्लॉक में है हीलियम। परमाणु संख्या 1, इसका परमाणु संख्या 2। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हो जो हमारा के कोश होता है इसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में भी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है के कोश के अंदर आएगा और हीलियम के केस में भी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये के कोश के ही अंदर आएंगे। उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व डैश है, इनमें से बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से आवर्त का तत्व है। इसीलिए बोलता हूं कि जो पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, चौथा आवर्त है, कम से कम आवर्त वाइज आपको तत्वों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारे जो हमारे तत्व हैं, पहले आवर्त में तो 2 ही तत्व है हाइड्रोजन हीलियम। जो हमारा दूसरा आवर्त है इसमें है देखो ली बे बकनो फने, ली बे बकनो फने, ये है एस ब्लॉक के तत्व, बाकी सारे ये है पी ब्लॉक के तत्व। आयनीकरण क्षमता के बारे में आप क्या जानते हो? ऑलरेडी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इस मैटर पर। आयनीकरण क्षमता जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयनीकरण क्षमता या फिर आयनीकरण ऊर्जा है, ये बढ़ती है। और जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तब ये घटती है। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा? ये। ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। जहाँ देखो आप लिथियम, बेरिलियम और बोरोन आपस में फ्लिप कर जाते हैं, यानी बोरोन का कम हो जाएगा, बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये कार्बन सही है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में फ्लिप कर जाते हैं, यानी कार्बन के बाद नाइट्रोजन होना चाहिए बट यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, तब नाइट्रोजन, तब फ्लोरीन, तब जाकर के नियोन। क्यों हुआ ऐसा? तो आप चेक कर सकते हो। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, इसका परमाणु संख्या 7 है तो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का लिखो, परमाणु संख्या 8 है तो 1s2 2s2 2p4। सही है। यहाँ देखो जो p सबशेल है, जो p उपकोश है, ये हाफ फिल्ड है और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो हाफ फील्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, एनर्जी अधिक देनी पड़ती है। नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया। आगे आप देखेंगे एक सवाल ये भी पूछा गया है कि ऐसा क्यों हुआ कि नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन का कम है। वहाँ पर आंसर आपको देना पड़ेगा हाफ फील्ड पी उपकोश के कारण, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बोरोन का आ जाओ, बेरिलियम का आ जाओ, इसमें देख लेते हैं। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है, बोरोन का 5 होता है। यहाँ लिखते हैं 1s2 2s2, यहाँ है 1s2 2s2 2p1। यहाँ देखो जो s ऑर्बिटल है ये फुल फील्ड है, तो फुल फील्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बेरिलियम का ज़्यादा है, बोरोन का कम है।
तो ये मैंने आपको रीजन भी बता दिए। हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा आंसर होगा। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC। WBC यही है हमारे बॉडी के लिए आर्मी। जिस तरह से जो हमारे देश के सैनिक होते हैं ये हमें बचाते हैं बाहर के आतंकवादियों से, बॉर्डर की रक्षा करते हैं, ऐसे ही जो WBC है हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं। बाहर से कोई पैथोजन आ गया, वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसे पैथोजन्स आ जाते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो सबसे पहले उस पर काम WBC करता है। यानी ये सबसे पहले सजग हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड। एंटासिड एंटासिड जो होते हैं ये एसिड के अगेंस्ट में काम करते हैं। जब हमारे आमाशय में अम्ल अधिक बन जाता है, जब हमारे आमाशय में अम्ल अधिक बन जाता है, ऐसे कंडीशन में हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो एंटासिड होते हैं ये क्षारीय होते हैं, ये बेस होते हैं, क्षार होते हैं, तो ये हमारे पेट के अंदर जाएगा और उस अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देगा। तो यहाँ हमारा आंसर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, NaHCO3। आप यहाँ पर ये भी ध्यान में रख सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड के रूप में। निम्न तत्वों में से कौन सा अपचायक कारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है? जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो हो जाएगा अपचायक और जिसने लिया वो हो जाएगा उपचायक। तो जो धातु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता होती है, तो जस्ता ये नहीं होगा, सोडियम ये नहीं होगा, ये दोनों धातु है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता है, तो ये दोनों कट जाएंगे। आप ध्यान में रखेंगे कोक हो गया या फिर चारकोल हो गया, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है अपचायक के रूप में। जैसे कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है जिसमें आयरन को पिघलाया जाता है, वहां पर चारकोल का इस्तेमाल, कोक का इस्तेमाल किया जाता है अपचायक के रूप में। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो आयरन का स्मेल्टिंग किया जाता है वहां पर कोक, चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। क्लोरीन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लोरीन क्या है? ये अधातु है। अधातु के पास क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो चाहे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे उपचायक हैं यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। डैश पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, उसके बाद साइटोकाइनिन, ये 5 पादप हार्मोन्स होते हैं। ये तीनों ही पादप हार्मोन्स हैं। एड्रीनालिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। किस ग्रंथि के द्वारा ये हार्मोन बनाया जाता है? वो है एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के जस्ट ऊपर है। निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? वैस्कुलर बंडल के अंदर आपका आएगा जाइलम और फ्लोएम, बी हमारा राइट आंसर। विविधता डैश है? जो वेरिएशंस होते हैं जो आप लैंगिक जनन में पढ़ते हो, ये क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर। आप, मैं, आपके मित्र, यानी जो भी मनुष्य है सारे एक ही जाति के, मानव प्रजाति है, सब में अंतर है। एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर। आप हैं, आपके भाई है, उन दोनों में अंतर है। आप हो गए, आपके भाई है, दोनों के माता पिता एक ही है, बट आप में और आपके भाई में अंतर है, ये भी सही है। माता पिता और संतानों के बीच अंतर, पिता और जो उसका बेटा होता है, दोनों एग्जैक्ट तो नहीं होते, उन दोनों में अंतर होता है। तो ये सारे क्या है? वेरिएशंस हैं। डैश को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु के अंदर पदार्थ की कितनी मात्रा है, वही होता है द्रव्यमान। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है? गैसों को हम लोग आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन ही है कि ट्रांसपोर्ट करने में हमें इजी होता है। गैसों के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है ये बताना है। यह है संपीड़ितता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। ठोस द्रव गैस में, ठोस के अंदर संपीड़ितता है ही नहीं। जो गैस होते हैं उनमें सबसे अधिक संपीड़ितता है यानी कि सबसे अधिक कंप्रेसिबिलिटी है। यही कारण है कि गैस को हम क्या करते हैं? कंप्रेस करके एक कम आयतन वाले सिलेंडर में अधिक से अधिक आयतन को हम लोग भर पाते हैं संपीड़ित करके, फिर उसे हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। अभी आपने देख लिया, मैंने आपको समझा दिया, आधे बड़े p ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता के कारण। अभी आपने देखा था नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें p3 आता है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए नाइट्रोजन की जो आयनीकरण क्षमता है वो ऑक्सीजन से अधिक है। p ऑर्बिटल्स मतलब समझ रहे हो ना? जो p सबशेल है इसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 1 2 3, ये इस तरह से क्या हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड क्यों? क्योंकि अभी भी इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है? उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, अस्थि यानी कि हड्डी, रक्त यानी कि ब्लड, उसके बाद जो आपका टेंडन होता है, जो आपका लिगामेंट होता है, उसके बाद जो आपका एडिपोज टिश्यू है,
जो आपका एरियोलर टिश्यू है, ये तीनों सारे के सारे हैं संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये एक अलग टाइप का टिश्यू है। डैश वे क्षेत्र है जहां घनत्व के साथ ही दाब अधिक है, घनत्व के साथ ही दाब अधिक है। क्या हो जाएगा? दाब वे क्षेत्र है जहां घनत्व के साथ ही दाब अधिक है। यहां देखो कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, आपके एग्जाम में यही सवाल आया हुआ था कि डैश वे क्षेत्र है जहां घनत्व के साथ ही दाब अधिक है। मेरे ख्याल से यहां पर कंप्रेशन होना चाहिए था। हम बोलते हैं ना कि जो ध्वनि तरंगे हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, वो संपीड़न और विदलन के रूप में आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से संपीड़न ही होना चाहिए था कि संपीड़न वे क्षेत्र है जहाँ घनत्व के साथ दाब अधिक होते हैं, क्योंकि संपीड़न वाले एरिया पर आप जानते हो हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर होता है, उच्च दबाव उच्च घनत्व होता है। लेकिन सवाल आपका एग्जैक्ट यही पूछा गया था और विकल्प में भी एग्जैक्ट यही लिखा हुआ था और आंसर दाब है। दाब के जगह आप ध्यान में रखना संपीड़न भी आ सकता है। संपीड़न तांबा की प्रतिरोधकता है यानी कि रेजिस्टिविटी देखो यहाँ ओम मीटर। तो ओम मीटर ये ऐसा ही मात्रक है प्रतिरोधकता का यानी कि रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिविटी है। तांबा आप जानते हो कि बहुत ही अच्छा चालक है, सबसे अच्छा तो सिल्वर है लेकिन सिल्वर से बस थोड़ा सा कम है तांबा। तांबा भी एक बहुत ही अच्छा चालक है, जो जितना अच्छा चालक होता है उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होती है। यहाँ देखो +8 लिखा हुआ है, काट दो। ये रहा एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल जहां से ये सवाल पूछा गया है। सबसे बेस्ट कौन सा है? सिल्वर। सिल्वर के जस्ट नीचे देखो कॉपर होता है, कितना है? 1.62 इंटू 10⁻⁸। यहाँ पर भले वैल्यू नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ पर ये होता है कि 10 पे पावर कितना है? 10⁻⁸ है। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, सिल्वर में है 1.6 इंटू 10⁻⁸ और तांबा में है 1.62 इंटू 10⁻⁸। 10⁻⁸ है, ध्यान में रखना, माइनस में है। तो देखो बस 0.02 से आगे है सिल्वर। इसलिए सिल्वर और कॉपर दोनों ही अच्छे चालक होते हैं, लेकिन सिल्वर ही आपको आंसर मारना है जब सर्वोत्तम चालक के रूप में पूछे तो। आंसर हमारे यहाँ पर बी हो जाएगा। हृदय चक्र क्या है? कार्डियक साइकिल हम बोलते हैं हृदय चक्र यानी कि कार्डियक साइकिल। तो हृदय के संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, शीतलीकरण यानी कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक चक्र, इसे हम लोग इस चैप्टर के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल भी बोलते हैं। तो इसका जो एक साइकिल होता है इसी को हम लोग कार्डियक। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? क्लोर अल्कली प्रक्रिया, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl का जो जलीय विलयन होता है यानी कि जो लवणीय जल होता है, इसी को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। ये भी शब्द आप ध्यान में रखिएगा। ब्राइन मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है। तो जब इस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को पास करवाया जाता है, तब हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, क्लोरीन गैस का उत्सर्जन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक मजबूत क्षार है, इन सारे उत्पाद का निर्माण होता है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। यहाँ देखो क्लोर अल्कली लिखा हुआ है, क्लोर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन गैस का उत्सर्जन होता है। यह भी याद रखो कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है और एनोड पर क्लोरीन गैस का उत्सर्जन होता है। तो क्लोर यहाँ पर क्लोरीन गैस के लिए आया हुआ है और अल्कली आया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, क्योंकि ये अल्कली है, क्षार है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर इन सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। डैश संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है, यानी ये समुद्र में रहते हैं और मुक्त रूप से जीवन जीते हैं, यानी कि परजीवी जैसा कोई इनमें लक्षण नहीं है। हमारा आंसर यहाँ पर शूल चर्मी हो जाएगा। शूल का मतलब स्पाइन होता है, कांटा, इकाइनो, और चर्मी का मतलब होता है स्किन, इसी को हम लोग डर्मेटा बोलते हैं। तो शूल चर्मी का मतलब होता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो हमारा फाइलम है उसी के ये बारे में कहा जा रहा है। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर देख लो, पंख तारा, समुद्री चीरा, तारा मछली, समुद्री अर्चिन, ये सारे जो जानवर हैं ये सारे सदस्य हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम के, और ये सारे समुद्र में रहते हैं, मुक्त रूप से ये अपना जीवन जीते हैं। जंतु जगत का जो सबसे बड़ा फाइलम है ये है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, उड़ने वाले इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत के अंदर वो है मोलस्का, और स्कैरिस जिसके कारण स्कैरियसिस होता है, और वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जिसके कारण फाइलेरिया होता है। वो दोनों जो जानवर है वो फाइलम निमेटोडा के अंदर आते हैं। आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे एक आयनिक यौगिक हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, इनमें आयन्स कौन कौन से हैं? एक तो है Na+ कैटायन और दूसरा क्लोरीन - रिनायन। इनके बीच में एक बल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हिंदी में बोलेंगे विद्युत स्थैतिक बल। तो ए हमारा राइट आंसर। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है एक्चुअल में वो बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स होता है। जो हम लोग बॉन्ड बोलते हैं ये बॉन्ड क्या होता है? फोर्स होता है, बल होता है। और बल कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल दो आवेशों के बीच में काम करता है। ये भी क्या है? आवेश है, प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। तो इनके बीच में जो बल होता है उसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं।
क्योंकि दो आयंस के बीच में ये बल काम कर रहा है, तो हम इसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, और जिस तापमान पर ठोस पिघलना स्टार्ट कर देता है उसे हम लोग गलनांक बोलते हैं। इस ठोस का गलनांक बोलते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होता है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जैसे अम्ल क्षार की अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और अम्ल क्षार की अभिक्रिया एसिड बेस की जो अभिक्रिया होती है, इनमें सॉल्ट बनता है प्लस वाटर, और यहाँ पर ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा का यहाँ पर उत्सर्जन होता है। तो अगर आप 1 ग्राम अम्ल लेते हो, 1 ग्राम क्षार लेते हो, तो यहाँ पर ये सॉल्ट वाटर का निर्माण होगा, और इस समय जो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा इसी को हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। 1 ग्राम अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग उदासीनीकरण ऊष्मा बोलते हैं। एक होता है हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि संलयन ऊष्मा। हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या होता है? मान लो कोई आपके पास ठोस है 1 ग्राम, इस 1 ग्राम ठोस को पिघलाने के लिए, इस 1 ग्राम ठोस को पिघलाना है आपको, इसके लिए क्या होगा? हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसी ऊष्मा को हम लोग बोलेंगे संलयन ऊष्मा। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि जो तापमान है ये नियत होना चाहिए, तापमान नहीं बदलना चाहिए। तापमान अगर नहीं बदलता है और आप ऊष्मा देते हो 1 ग्राम ठोस को और वो पिघल जाता है, तो जितनी आपने ऊष्मा दी है उसे हम लोग संलयन ऊष्मा बोलते हैं। अगर तापमान बदल जा रहा है, ऊष्मा देने से तापमान बदल जा रहा है, तब हम उसे संलयन ऊष्मा नहीं कहेंगे। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। किसी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। एक तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में वही हमारा परमाणु संख्या होता है। परमाणु क्रमांक बोल दो या फिर संख्या बोल दो। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, यानी कि ध्वनि तरंग के चलने के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो ध्वनि तरंग अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति से चलती है, ये सही है। आप जानते हो ध्वनि जो ध्वनि तरंग है वो सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम गति से चलती है द्रव में, और सबसे कम गति से चलती है गैस में। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती। और जो ध्वनि तरंग है ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। यांत्रिक तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंग है, मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। डैश गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। जिंक एक धातु है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक अम्ल है, तो जब धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जब धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। डैश तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है, सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा या फिर सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर एनर्जी सबसे अधिक है हीलियम के पास, सबसे अधिक है हीलियम के पास, और सबसे कम है सीजियम के पास, सबसे कम है सीजियम के पास। लेकिन अगर आपको फ्रांसियम दिख जाए विकल्प में, अगर आपको फ्रांसियम दिख जाए तब आप फ्रांसियम को टिक मारेंगे, सीजियम को टिक नहीं मारेंगे। फ्रांसियम देखो एक रेडियोधर्मी तत्व है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं और ये बोलते हैं कि सीजियम के पास मिनिमम है आयनीकरण ऊर्जा, हीलियम के पास अधिकतम है। लेकिन अगर फ्रांसियम दिख जाए तो हम फ्रांसियम को टिक मारेंगे क्योंकि सीजियम के बाद फ्रांसियम आता है नीचे। तो अगर फ्रांसियम सीजियम दोनों है तो हम फ्रांसियम के साथ ही जाएंगे, अगर नहीं है तो नो डाउट आपको सीजियम में टिक मारना है। और सबसे अधिक यहाँ पर हीलियम के पास होगा। जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है, घनीभूत का मतलब यहाँ पर है कंडेंसेशन, ठीक है, यानी कि संघनन। घनीभूत का मतलब संघनन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? जब कार्बन को नोबल गैस के साथ यानी कि निष्क्रिय गैस के साथ नोबल गैस के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऊष्मा दी जाती है, तब ये कार्बन वेपराइज हो जाता है। वेपराइज यानी कि ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर बन जाता है। वापस से इस वेपर का कंडेंसेशन करवाया जाता है, यानी कि संघनन करवाया जाता है, तब जाकर के फ्लोरीन बनता है, यानी कि C60। हमारा आंसर यहां पर फ्लोरीन हो जाएगा। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर परिमाण में जो आवेश है वो दोनों बराबर ही होते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम ये एसआई मात्रक है आवेश का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है? पूछा है कि कौन सही गलत नहीं है। एक अम्ल जो पूरी तरह आयनों में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए ये सारे जो अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है।
दूसरा है एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, वह H- या H- नहीं होगा, H+ होगा, आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए ये सारे गैस हैं, सॉरी अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है, और उसके बाद एक है कार्बोनिक अम्ल H2CO3 और दूसरा है सल्फ्यूरस अम्ल। दो तरह के अम्ल होते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि मजबूत अम्ल, और दूसरा होता है एक वीक एसिड यानी कि कमजोर अम्ल। स्ट्रॉन्ग अम्ल वो होते हैं जैसे ही जलीय विलयन में जाएगा, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है जैसे ही जलीय विलयन में जाएगा खटाक से H+ दे देगा, ये तुरंत H+ दे देगा। मान लीजिए कि आपने क्या करा, एक जलीय विलयन में आपने 100 अणु लिया, किसका, HCl का लिया, जो कि एक मजबूत अम्ल है। जैसे ही जलीय विलयन में आप डालोगे, इस 100 में से 99 HCl ऐसे होंगे जो तुरंत H+ दे देंगे, तो हम बोलते हैं कि ये है एक मजबूत अम्ल। यह एक मजबूत अम्ल 100 में से 99% जो है HCl के मॉलिक्यूल्स वो H+ दे देते हैं, तो एक बड़ी मात्रा में आयन देते हैं, H+ देते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HCl, H2SO4, HNO3। तो ये गलत नहीं है, ये तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। वहीं अगर हम कमजोर अम्ल की बात करें तो वहां पर अगर आप 100 लेते हो, यहां पर मान लो कि आपने 100 ले लिया, यहां पर एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH 100 ले लिया, तो इसमें से 1-2 ही होगा जो कि H+ देगा, बाकी देगा ही नहीं। तो हम बोलते हैं कि ये जो अम्ल है ये पूरी तरह से नहीं टूटा है, ये आंशिक रूप से टूटा है। अगर आंशिक रूप से टूटा है तो H+ नहीं दिया है। अगर आंशिक रूप से टूटा है इसका मतलब ये हुआ ना कि H+ नहीं दिया है ये, तो हम बोलते हैं कि ये कमजोर अम्ल है, जैसे कि ये सारे अम्ल जो है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, A और B दोनों सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से है, ये हमारा S ब्लॉक है, ये हमारा D ब्लॉक है, ये हमारा P ब्लॉक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा मिडिल वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा राइट वाला पार्ट हो गया। S ब्लॉक के अंदर आपको केवल धातु ही मिलती है, केवल धातु, मेटल्स मिलते हैं। इकलौता है यहाँ पर हाइड्रोजन, जो कि एक अधातु है। हमारा आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। D ब्लॉक के अंदर सारे के सारे धातु ही हैं, और P ब्लॉक के अंदर तीनों ही हैं, यानी कि मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और मेटलॉइड्स भी हैं। D ब्लॉक के अंदर सारे मिलेंगे आपको, सॉरी P ब्लॉक के अंदर आपको सारे मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों यानी कि वर्टिब्रेट्स जिनके पास क्या है, बैकबोन है, की एक विशेषता नहीं है पूछा है। उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पूरे जीवन काल में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड आता है, और ये नोटोकॉर्ड आगे चलकर डेवलप हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, या फिर बोल दो बैकबोन में। यानी जो वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं, या फिर बोल दो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें जो बैकबोन होता है ये नोटोकॉर्ड से ही बना होता है। वहीं मान लो कि नोटोकॉर्ड आया और फिर गायब हो गया, यानी कि बैकबोन नहीं बना, नोटोकॉर्ड आया उसके जीवन काल में और फिर वो गायब हो गया, वैसे जानवर को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर आपने कल देखा था एम्फियोक्सस, हर्डमानिया और बेलेनोग्लोसस। तो ये सारे प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड, इनके जीवन काल में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड आता है, उसके बाद फिर गायब हो जाता है। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी जो वर्टिब्रेटा ग्रुप के अंदर आते हैं, उनमें ये नोटोकॉर्ड आगे चल करके बैकबोन बना लेगा। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। वे असममित होते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। असममित नहीं होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित बोले तो बाइलैटरल सिमेट्री होती है। जो वर्टिब्रेटा के जानवर होते हैं वो बाइलैटरल सिमेट्री उनके अंदर देखी जाती है। जैसे हम लोग जो है वर्टिब्रेट्स हैं, तो हम लोगों के अंदर सिमेट्री पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने शरीर को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ऐसे हम लोग अपने पूरे बॉडी को 2 भाग में, ऐसे 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं। तो 2 का मतलब यहाँ पर बाई हो गया, ठीक है। सिमेट्री यानी कि समरूप, तो 2 बराबर भागों में हम लोग ऐसे बांट सकते हैं। तो हम लोग क्या, जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब के बारे में कहा जाता है कि बाइलैटरल सिमेट्री होती है उनके अंदर, द्विपार्श्व सममित होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी कि जनन के 3 लेयर्स होते हैं, 3 जनन स्तर होते हैं, एक मध्य जनन स्तर, एक अंतः जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर, यानी कि मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स होते हैं, ये भी सही है। और सिलोमेट होते हैं, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, कोइलोमेट नहीं होता है, सिलोमेट यानी कि देह गुहा पाई जाती है। तो ये सारे सही है, बी हमारा गलत हो जाएगा। ठोस, द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सत्य है? विसरण यानी कि डिफ्यूजन का मतलब जानते हो, जो पार्टिकल्स होते हैं
पदार्थ के जो कण होते हैं वो अपने आप उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान तक चले जाते हैं। जिनका विसरण अधिक होता है वो तेजी के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ठोस है, दूसरा द्रव है और तीसरा गैस है, कौन आसानी से मिक्स हो जाएगा जल्दी से? गैस हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन रेट है वो गैसों के पास है, उससे कम द्रव के पास है, ठोस के पास तो नहीं के बराबर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में कम होती है, ये तो गलत हो जाएगा। गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। प्रतिकर्षित यानी कि दूर भाग रहा है, जो अणु है वो दूर भाग रहा है। किससे? जल से। जल से दूर भाग रहा है तो हम बोल सकते हैं जल से डर रहा है। तो डरने के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है फोबिक, है ना, फोबिया, हाइड्रोफोबिया जिसे हम बोलते हैं कि जल से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो का मतलब जल है, यहाँ फोबिक है, तो जल से डर लगेगा वही जल से प्रतिकर्षित होगा। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और जो प्यार होता है, लव होता है, उसके लिए वर्ड आता है फिलिक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिक। और हाइड्रो मतलब जल, जिसको जल से प्यार है वो कहलाएगा हाइड्रोफिलिक, जिसको जल से डर है, जो दूर भाग रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, वो जाएगा हाइड्रोफोबिक। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई ऐसा अणु है जो जल से दूर भाग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। और जो जल से चिपक रहा है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र डैश, दाब बराबर हमारा होता है बल बटे में क्षेत्रफल। तो अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब कम हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब क्या होगा? कम हो जाता है। उसके बाद है डाल्टन का आंशिक दाब नियम यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो डाल्टन का ये जो आंशिक दाब का नियम है ये उन गैसों के मिश्रण पे लागू होता है जो आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। याद रखिएगा, डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है ये उस मिश्रण पे लागू होता है जो आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये होता है कि गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब होता है, वो अलग अलग गैसों का जो दाब होता है उसके योग के बराबर होता है। काफी सिंपल है। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास क्या है? एक कंटेनर है, इसमें गैस ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे गैस हैं। ये सारे जो गैस है ये मिक्स है। ये सारे गैस क्या है? मिक्स है, यानी गैसों का ये मिक्सचर है, मिश्रण है। और ये सारे जो गैस होते हैं ये आपस में अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम तभी लागू होगा जब ये सारे गैस नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे हो। तो डाल्टन का ये जो नियम है ये कहता है कि गैसों का जो कुल दाब है, इस मिश्रण का जो कुल दाब है, टोटल जो प्रेशर है, ये बराबर होता है ए के द्वारा जो दाब है, गैस बी के द्वारा जो दाब है, गैस सी के द्वारा जो दाब है, गैस डी के द्वारा जो दाब है। ये टोटल प्रेशर जो है ये अलग अलग गैसों के दाब के बराबर होगा। यही है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये आपस में नॉन रिएक्टिंग होते हैं, आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और HCl बनाते हैं। ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? हृदय की गति को बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो? हार्ट बीट तेज हो जाएगा। हार्ट बीट का जो रेट होगा ना वो तेज हो जाएगा। हार्ट बीट अगर तेज हो गया मतलब जो ब्लड है उसको तेजी से पंप किया जा रहा है। ब्लड तेजी से पंप हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को तेजी के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और ये ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है आरबीसी के साथ। हमारा आंसर यहाँ पर एड्रेनलिन हो जाएगा। जो एड्रेनलिन हार्मोन है, जिसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जब इसका सिक्रीशन होता है, जब इसका स्राव होता है, तो जो हार्ट रेट ये बढ़ जाएगा। जो ब्लड प्रेशर है ये भी बढ़ जाता है। जो ब्लड शुगर है ये भी इंक्रीज हो जाता है। जो बॉडी का टेम्परेचर है ये भी इंक्रीज कर जाता है। ये सारे बढ़ जाते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह हो जाएगा। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कंट्रोल करना, ग्लूकोज के लेवल को डाउन करना, यानी कि ब्लड शुगर को कम करना, ब्लड शुगर। दो स्टेटमेंट्स हैं, ए और बी बताना है कि कौन सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? जैसे कि दो द्रव्यमान है यहाँ पर, एक है m1 और दूसरा है m2। इनके बीच की दूरी है r। आप जानते हो हर दो वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, लेकिन ये इतना कमजोर होता है कि हमें पता नहीं चलता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये लिखा जाता है कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r²। यहाँ देखो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, तो ये सही है। F ये समानुपातिक है m1 और m2 के, और व्युत्क्रम अनुपातिक है बीच के दूरी के वर्ग के। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा अनुपातिक है, गलत हो जाएगा। ये गलत है।
व्युत्क्रम अनुपातिक हो जाएगा ना, सीधा नहीं होगा। तो केवल ए सत्य है, बी असत्य है, केवल ए सत्य है, बी असत्य है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। यहां देखो आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जब इसमें हम जल के अणु को जोड़ते हैं, ये 1.5 अणु है यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ जल के अणु को जोड़ते हैं तब जाकर के हमें जिप्सम मिलता है। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का बनना। जिप्सम को बनाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ जल को जोड़ते हैं। यही अगर हम उल्टा करें तो हमें जिप्सम से ये चाहिए, इसके लिए हमें इसे गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम हमारा आंसर हो जाएगा। डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास प्रोटीन के लिए जानकारी है, जिनके पास प्रोटीन के लिए कोड्स हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है, जीन बोलते हैं। इसी को यहाँ पर वंश लिखा हुआ है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले, तब पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसेस थी उनमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प हो गया, ठीक है, वाटर वेपर, जलवाष्प, अमोनिया, यही सारे गैसेस थी। याद रखिएगा कि जो O2 होता है यानी ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में उस समय वायुमंडल में नहीं था। तो दो वैज्ञानिक आए, हाल्डेन और ओपेरिन। इन्होंने क्या कहा कि ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि अकार्बनिक अणु हैं। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर के बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फिर यहां से जाकर क्या होता है? लाइफ क्रिएट हो जाता है। और सबसे पहला जो जीवन आया था ये जल में आया था, एक्वेटिक और यूनिसेलुलर फॉर्म में, एक कोश के रूप में। तो हाल्डेन और ओपेरिन का कहना यह था कि उस समय जो भी गैसेस थी, जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, मे भी इसके अलावा कुछ और भी रहे होंगे, लेकिन मेनली आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, सबसे पहले उनका इवोल्यूशन हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक विकास, केमिकल इवोल्यूशन। सबसे पहले उनका इवोल्यूशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। कार्बनिक अणुओं का निर्माण जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड्स भी लिख सकते हो, अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो इन सारे कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। फिर ये सारे कार्बनिक अणु आपस में आए, इकट्ठे हुए, तब जाकर के एक कोशिकीय जीवन का निर्माण हुआ। उन्होंने बस इतना कहा कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ और फिर वहां से जीवन बना। ठीक है, किसने कहा? हाल्डेन और ओपेरिन ने। अब इन दोनों ने जो कहा, क्या ये सही था? क्या ये सच है? ऐसा ही हुआ? इस चीज को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया दो वैज्ञानिक ने। इन दोनों का नाम ध्यान में रखें, यूरे और मिलर ने। हाल्डेन और ओपेरिन ने जो कहा क्या ये सही है, इस चीज को प्रूव करने के लिए यूरे और मिलर, ये दो वैज्ञानिक आए और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा कि क्या ये सही है। तो बाद में पता लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? याद रखिएगा, जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट से जो नलिका निकलती है इसे हम बोलते हैं धमनी। धमनी का मतलब आर्टरी। और जो हमारे हृदय में नलिका जाती है इसे हम बोलते हैं शीरा। फिलहाल के लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है। इससे संबंधित आगे और भी सवाल आएंगे, वहां पर हम लोग और बातें जानेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। हृदय में जाने वाली नलिका को हम लोग शीरा बोलेंगे और हृदय से निकलने वाली नलिका को हम लोग धमनी बोलेंगे। हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं या फिर बोलो जो शुद्ध रक्त होता है, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में लेकर के धमनी जाती है। और हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त होते हैं उसे लेकर के आने का काम करती है शीरा हमारे हृदय के पास। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिल से निकलती है पूछा है, तो दिल से निकलती है धमनी। निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल दो कक्ष होते हैं, दो ही चैम्बर्स होते हैं? तो दो चैम्बर्स होते हैं मछलियों के पास। मछलियों के पास दो चैम्बर्स, एम्फीबियंस इनके पास 3 चैम्बर्स, रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्स यानी कि सरीसृप रेंगने वाले जानवर, एम्फीबियन यानी कि उभयचर, बर्ड्स इनके पास 4 चैम्बर्स और स्तनधारी इनके पास भी 4 चैम्बर्स। कभी मगरमच्छ के अंदर बोल दे तो 4 चैम्बर्स। तो यहां देखो आप, जो सैलामेंडर है ये तो उभयचर है, ये नहीं होगा। कोबरा सरीसृप है,
नहीं होगा। मेढक उभयचर है, नहीं होगा। रोहू मछली है, आंसर होगा। उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? यानी ध्वनि प्रेषित की जाती है मतलब ध्वनि ट्रांसमिट की जाती है, यानी ध्वनि की गति की जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।